सो लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था सी का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, यानी वॉल्यूम ऑफ कंप्रेशन ब्लॉक कैसे आएगा, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन से आएगा। और अगर टी निकालना हो तो उसमें ज़रूरत नहीं है, वो एक ट्रायंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हम इजीली कर सकते हैं विदाउट इवन इंटीग्रेशन, या करना चाहें तो वो भी इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। और प्लस हमने डिस्कस किया कि टी फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा, टी एस ए एस इंटू एफ एस से आ जाएगा। इसकी लोकेशन तो हमें पता है, यहाँ पे होगी जहाँ पे रिइंफोर्समेंट दी हुई है। सी कहाँ पे एक्ट करेगा, इसको भी हम इंटीग्रेशन से करेंगे। कैसे करेंगे हम? सी को कैलकुलेट किस तरह से कर रहे हैं? एज सम ऑफ फोर्सेस कंट्रीब्यूटेड बाय स्मॉल रेक्टेंगल्स नहीं कहना चाहिए, क्योंकि 3D फिगर बन जाएगी, बाय स्मॉल बॉक्सेस बेसिकली, विड्थ वाली डायमेंशन भी उनकी है। तो अगर हम इस तरह से कर लें कि हम इस फिगर का सेंट्रॉइड निकाल लें, उस फिगर का सेंट्रॉइडल डिस्टेंस निकाल लें, तो हम सेंट्रॉइडल डिस्टेंस फ्रॉम सम वर्टिकल, फॉर एग्जांपल दिस रेफरेंस, इस टॉप फेस से हम सेंट्रॉइडल डिस्टेंस निकाल लें, तो उस जगह पे सी एक्ट करेगा। अब वो सेंट्रॉइडल डिस्टेंस कैसे निकलेगा? इफ यू मल्टीप्लाई, if you start taking first moment of area of all these rectangles, ठीक है, इन रेक्टेंगल, ये छोटे छोटे रेक्टेंगल से बन रहे हैं, इनका एरिया आपको पता होगा, ये जो ट्रेपेजॉइड है बेसिकली, बट यू कैन ट्रीट देम एज रेक्टेंगल। इनका एरिया ऑफ सेंट्रल वाला जो ऑर्डिनेट है दैट मल्टीप्लाइड बाय जो बेस है आपके पास, एक की जो थिकनेस है उससे मल्टीप्लाई कर ले तो आपके पास एरिया आ जाएगा। और इन दो का जो बीच है ये इसका सेंट्रॉइड है, इस छोटे रेक्टेंगल का। तो ईच एरिया मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रॉइडल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, ईच एरिया मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रॉइडल डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, ये आप सम अप करते जाएं। all such product will give you first moment of area about this top face, या वो फोर्सेस के फॉर्म में कहें तो अगर बी से, फिर आपको ख्याल है कि बी से मल्टीप्लाई करके फिर फोर्स बनती है, यानी इस एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं अगर विड्थ से, फिर ये इस एरिया से जो फोर्स कंट्रीब्यूट हो रही है सी के अंदर वो फोर्स आ जाती है। तो अगर आप हर एरिया को मल्टीप्लाई करते हैं बाय विड्थ, तो आपके पास वो जो फोर्स कंट्रीब्यूटेड बाय दिस एरिया आ जाएगा। उस फोर्स का लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मोमेंट आएगा अबाउट दिस। अब अगर हम एरिया की फॉर्म में बात करें तो जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया A1 इंटू Y1 प्लस A2 Y2 प्लस A3 Y3 जो को अगर आप डिवाइड कर दें बाय टोटल एरिया आपने उस वक्त भी निकाला था जब आप सी निकाल रहे थे, उसी से तो टोटल एरिया निकाल के, ये टोटल एरिया निकाल के और उसको बी से मल्टीप्लाई करके ही तो सी आया था। आपके पास टोटल एरिया भी है और बेसिकली हर जो रेक्टेंगल है उसका एरिया भी आपने उस वक्त निकाला हुआ है जब आप सी से निकाल के, उन्हीं को ऐड अप करके तो सी बना है। तो ये ईच एरिया मल्टीप्लाइड बाय सेंट्रॉइडल डिस्टेंस, आप सम अप करते जाएं A1 Y1 प्लस A2 Y2 डिवाइडेड बाय ये टोटल एरिया, इट विल गिव यू सेंट्रॉइडल कोऑर्डिनेट ऑफ दिस of the centroid of, it will give you this coordinate of the centroid। तो आपके पास सी आ जाएगा, सी की लोकेशन आ जाएगी फ्रॉम द टॉप। अब आपके पास सारी फोर्सेस नोन है एट नोन लोकेशन, ये लोकेशन आपने कैलकुलेट कर ली है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसकी लोकेशन, इसका मैग्नीट्यूड, अगर ये एग्जिस्ट करता है ये टीसी, इसकी लोकेशन, इसका मैग्नीट्यूड, सो देन नाउ you are ready to consider summation of moment। ये जो सारी forces हैं they are responsible to produce that resisting moment। अब आप किसी भी, आप इस जगह को मोमेंट सेंटर ले लें, इस जगह को ले लें, इस जगह को ले लें, मसलन अगर हम इस जगह को लें मोमेंट सेंटर, तो और लेट्स से टीसी एब्सेंट है तो फिर ये सी इंटू दिस लीवर आर्म, अगर टीसी एग्जिस्ट करता है और इसको अपने मोमेंट सेंटर लिया हुआ है तो सी इंटू लीवर आर्म माइनस टीसी इंटू इट्स लीवर आर्म, क्योंकि इसका सेंस अपोजिट है। सो इस तरह से आप मोमेंट सेंटर, सॉरी इसको मोमेंट जो ये आंसर आएगा मोमेंट का, ये आपके पास मोमेंट कैपेसिटी होगी। बट बिफोर यू गो टू दैट मोमेंट स्टेप, ये जो फाइनल मैंने स्टेप डिस्कस किया, आफ्टर यू हैव द लोकेशन, आफ्टर यू हैव द मैग्नीट्यूड ऑफ सी एंड टीएस, सी और टीएस का मैग्नीट्यूड, सॉरी टीएस और टीसी यानी जितनी फोर्सेस हैं उनका मैग्नीट्यूड अगर आ गया, देयर सम शुड बी इक्वल टू 0। अगर वो सम इक्वल टू 0 नहीं है
तो आपने शुरू में जो x की वैल्यू एज्यूम की थी ये रॉन्ग वैल्यू है. लेट मी टेक यू टू दी स्टेप्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ. ये the location of T is known, that is d distance from the compression phase. However, the location of Cc can be computed by taking the sum of moments of all component forces about the top phase and dividing by Cc. This will give the distance of Cc from the top phase. ये मैं forces और के फॉर्म में कह रहा हूँ. मोमेंट ऑफ जो फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया के फॉर्म में मैंने आपको बताया सेंट्रॉइड लोकेट करके उससे भी वही आंसर आएगा. नाउ लास्ट यू विल, जब आपके पास Cc और T और अगर Tc है, तीनों का मैग्नीट्यूड जब आ जाए सारी फोर्सेस का, देन यू हैव टू, बिफोर यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप फॉर कैलकुलेटिंग मोमेंट कैपेसिटी, यू हैव टू फर्स्ट चेक इफ योर फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ Cc और T हैं तो फिर हम यही बात करेंगे ना कि Cc और T अगर इक्वल हैं, देयर आर टू पॉसिबिलिटीज. इफ यस, द अज्यूम्ड वैल्यू ऑफ x इज करेक्ट. जो स्टेप नंबर 2 में आपने यहाँ पे वैल्यू एज्यूम की थी x की, ये एक एज्यूम वैल्यू थी. ठीक, अगर तो ये x की वैल्यू करेक्ट हो, x की वैल्यू एज्यूम करने का दूसरा मतलब ये भी है क्योंकि आपके पास जो यहाँ पे कर्वेचर है, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दिस एप्सिलॉन सी मैक्स डिवाइडेड बाय x. तो जब आप x की वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं फॉर सम सर्टेन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन सी मैक्स आपने सिलेक्ट किया ना, अगर आप सर्टेन वैल्यू ऑफ x एज्यूम कर रहे हैं तो दिस एक्चुअली मींस कि आप सर्टेन वैल्यू ऑफ फाई को एज्यूम कर रहे हैं. तो हम फाई की बात नहीं बेसिक कर रहे हैं, हम x की कर रहे हैं, बात एक ही है. हम कह रहे हैं जो x की वैल्यू यहाँ एज्यूम की गई थी ये तभी करेक्ट होगी अगर जो हमारे पास फाइनली फोर्सेस आई हैं अगर वो इक्विलिब्रियम में है. इफ Cc and T are the two forces that are being developed and they are equal in magnitude, if that is the case, the assumed value of x is correct. The curvature phi is equal to this epsilon c max over x. वो जो शुरू में एज्यूम की थी वही करेक्ट है, यानी x की वैल्यू कंफर्म हो गई है. सो नाउ ये epsilon c max divided by x कर लें and calculate the moment m equal to Cc into lever arm or T into lever arm. अगर Cc और T, इस सारी डिस्कशन में मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि हम Tc को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं है. सो इस बेस पे ये Cc और T लिखा हुआ है. नाउ this will give you one, ये m आ गया, ये phi आ गया. This will give you 1 point on moment curvature curve. It has been that would be plotted using just calculated values of f of m and phi. इनसे आपके पास एक पॉइंट आ जाएगा मोमेंट कर्वेचर रिलेशनशिप का. इस ग्राफ का एक पॉइंट लोकेट हो जाएगा. अब नेक्स्ट पॉइंट के लिए आप क्या करेंगे, कंसीडर, मसलन ये पॉइंट लोकेट हो गया, कंसीडर अ बिगर वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन सी मैक्स. शुरू में जो आप स्ट्रेन की वैल्यू ले रहे थे ये वाला, अब नेक्स्ट वैल्यू इससे बिगर ले लेंगे पिछली से, इससे आपके पास ग्राफ का अगला पॉइंट आ जाएगा. सो ऑन आप कंटिन्यू करेंगे तो इस तरह से आप पूरा ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. select another, अच्छा, in case your answer was wrong, if this is the case, if forces are not in equilibrium, then revise the value of x. जो स्टेप नंबर 2 में वैल्यू ली थी x की, उसको रिवाइज कर दें. रिपीट स्टेप्स 2 to 6. 2 में तो आपने रिवाइज वैल्यू ले ली है, उसकी बेस पे आप फर्दर स्टेप्स करके स्टेप 6 तक आएंगे एंड चेक अगेन if Cc is equal to T, if forces are in equilibrium. When Cc is equal to T, follow the steps shown on this side. जब तक ये नहीं होता, keep on repeating. Trials. Now select another value of epsilon c max and repeat steps 2 and 7 to obtain another point on moment curvature curve. So obtain several points. Join all such points to complete the moment curvature curve. अब इस moment curvature curve में हम कुछ specific points को जरा डिटेल में क्रैकिंग और यील्ड पॉइंट इनको डिस्कस करते हैं. और इनकी कैलकुलेशन भी बहुत इनको हम, इन्हें जरूरी नहीं कि हम पूरा ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो फिर ही हम यानी एक तो है ना पूरा ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं. जब आप पूरा ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये पॉइंट्स भी बीच में खुद ही प्लॉट हो जाएंगे, ठीक है. लेकिन अगर आप पूरा ग्राफ प्लॉट नहीं कर रहे या आप इन पॉइंट्स के अंदर क्विकली इंटरेस्टेड हैं कि इनकी कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, सी और वाई के, क्रैकिंग पॉइंट के और यील्डिंग पॉइंट के, तो फिर आप ये इस मेथड से ये 2 पॉइंट्स क्विकली लोकेट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं? क्रैकिंग पॉइंट की अब हम पहले बात कर रहे हैं. फ्लेक्सुरल टेंशन क्रैकिंग विल अकर व्हेन द स्ट्रेस इन एक्सट्रीम टेंशन फाइबर इक्वल्स द मॉडुलस ऑफ रप्चर. जब यहाँ पे स्ट्रेस, यहाँ पे इस साइड पे हमारी टेंशन प्रोड्यूस हो रही है, हम सैगिंग शो कर रहे हैं. जब यहाँ पे स्ट्रेस एफ आर के बराबर हो जाएगी,
यहाँ पे स्ट्रेस, ये तो एफ एस है ना, इसको प्लॉट शो किया है। ये इस जगह हमने जो डायग्राम ड्रॉ की, ये क्रैकिंग से आगे वाले का स्टेज है, इसलिए यहाँ पे आपको ये नेग्लेक्टेड लग रहा है। ये स्ट्रेस डायग्राम हमने शो ही नहीं किया इस रीजन का, क्योंकि ये बियॉन्ड द क्रैकिंग रीजन, क्रैकिंग से काफी आगे का ये स्टेज है। लेकिन उससे पहले जो है जिस तरह की स्ट्रेन डायग्राम की शेप है उसी तरह की स्ट्रेस डायग्राम की शेप होगी। तो जब यहाँ पे अब ये है तो ये स्ट्रेन, लेकिन मैं इसी शेप को यूज कर रहा हूँ टू इलस्ट्रेट। जब ये स्ट्रेस इक्वल हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रप्चर के, उस वक्त क्रैकिंग होगी। अब क्रैकिंग तक जो है, क्रैकिंग से जस्ट पहले तक moment curvature relationship is linear and is known as uncracked elastic range of behavior. Uncracked elastic range of behavior, O से लेके C तक uncracked elastic range of behavior है। O से लेके C तक, तो ये एक लीनियर पार्ट है। इसको आप इस तरह से भी प्लॉट कर सकते हैं। जीरो तो आपको पता है, सी पॉइंट को आप कोऑर्डिनेट को लोकेट कर लें तो आप इस स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें। यू नीड नॉट डू द वर्क फॉर द इंटरमीडिएट पॉइंट्स। अच्छा, क्रैकिंग के जो पॉइंट है इसके बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं। ये जो सी है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मोमेंट एट क्रैकिंग एम सी आर, एम विद सब्सक्रिप्ट सी आर, और ये जो फाई एट क्रैकिंग है इसके, ये बेसिकली हम लोकेट कर रहे हैं सारे डिस्कशन में। सो ये कैसे लोकेट किए जा सकते हैं? देयर आर टू अप्रोचेस टू डिटरमिन एम क्रैकिंग एंड फाई क्रैकिंग। दो तरीके हैं, दो डिफरेंट बुक्स ने यूज की हैं। एक पहला मेथड है जो इसी बुक को, जो जेम्स के वाइट की बुक है, जो इसमें अडॉप्ट किया। पहले मैं इसको एलैबोरेट करता हूँ, फिर मैं एक दूसरा मेथड जो वो मुझे बेहतर लगा मेथड, तो लेकिन दोनों मेथड्स ठीक है। मेथड 2 में डिस्कस करूंगा जो कि यूज किया है बाय अनदर ऑथर। लेट मी फर्स्ट लुक एट मेथड 1. Elastic bending theory applies. Why? Because before, until cracking से just पहले तक the stresses were all linear. Although एक प्रॉब्लम अभी है कि मटेरियल कंप्लीटली होमोजीनियस नहीं है। कुछ ज्यादातर रीजन में कंक्रीट है, लेकिन बीच में कुछ जगह पे स्टील भी है। तो हमें जो कैलकुलेशन करनी होगी क्रॉस सेक्शनल प्रॉपर्टीज की, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और सेंट्रॉइड की, उसमें हमें एक्चुअली तो एक ट्रांसफॉर्म सेक्शन लेना चाहिए। जो कि एग्जैक्ट मेथड है। लेकिन जो जेम्स के वाइट सजेस्ट करता है वो ये कर रहा है कि वो रीइंफोर्समेंट की जो कंट्रीब्यूशन है उसको नेग्लेक्ट कर रहा है। यानी उसको नेग्लेक्ट करने का मतलब ये कि उसको जो ट्रांसफॉर्म सेक्शन है वो नहीं बनाता, अनक्रैक्ड ट्रांसफॉर्म सेक्शन वो नहीं बनाता, यानी जिसमें हम स्टील बार्स की जगह पे इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट ऐड कर लेते हैं एट द लेवल ऑफ स्टील। एडिशनल एरिया हम ऐड कर लेते हैं n-1 टाइम्स AS। अगर वो प्रोसेस करे तब भी ठीक है, लेकिन इसने जेम्स के वाइट ने ये कहा है कि ये जो डिफरेंस होगा ये इतना ज्यादा नहीं होगा, लिहाजा उसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं फॉर सिंपलिसिटी ऑफ कैलकुलेशंस। ये बात हो रही है सिर्फ क्रैकिंग तक। जाहिर है क्रैकिंग से बाद तो बेसिकली रोल स्टार्ट हो गया, रीइंफोर्समेंट का मेजर रोल। जब कंक्रीट क्रैक हो जाए तो क्रैक के बीच में जो दो फेसेस ऑफ कंक्रीट है उनको उसके थ्रू स्ट्रेस ट्रांसफर करना, जहां कंक्रीट स्टॉप कर जाए टेकिंग टेंसाइल लोड, वहां पे ब्रिज करना क्रैक को, उसके अक्रॉस स्ट्रेस को ट्रांसफर करना। तो वो तो जाहिर है मेजर रोल है, मेजर रीजन है स्टील डालने का। लेकिन क्रैकिंग से पहले तक अकॉर्डिंग टू जेम्स के वाइट यू कैन डिसरिगार्ड द कंट्रीब्यूशन ऑफ reinforcement without losing much accuracy. So YT is stress को हमने F से represent कर दिया, MYT और IG. YT is distance from section centroid to the extreme tension fiber, and moment is what you're going to calculate. IG is moment of inertia about the centroidal axis, also neutral axis of the gross section. That is using only the concrete dimension, ignoring the contribution of reinforcement. So James K. White acknowledges that the moment of inertia and centroidal axis location calculated based on uncracked transform section would be slightly different, but states that this would result in a relatively small change in the value of M crack
M cracking and phi cracking for typical sections. M cracking is cracking moment. ये क्या कौन सा मोमेंट है? इट इज द मोमेंट दैट causes the stress in the extreme tension fiber to reach the modulus of rupture. ठीक है, जिस वक्त स्ट्रेस की वैल्यू, ये वाली स्ट्रेस की वैल्यू एफ आर मॉडुलस ऑफ रप्चर पे पहुंचे तो उसके करस्पॉन्डिंग जो एम की वैल्यू होगी जो उस वक्त अप्लाई हो रही होगी उसको हम कह रहे हैं एम क्रैकिंग, एम विद अ सब्स्टिट्यूट सी आर. सो अगर आप इसको एफ आर कह रहे हैं तो इसको एम सी आर कहेंगे और यहां से हम एम सी आर कैलकुलेट कर सकते हैं. एफ आर इज मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट एंड आई जी इज द ग्रॉस क्रॉस सेक्शनल एरिया. और अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करें तो इन दैट केस योर transform uncracked transform section का moment of inertia and yt is the distance of the extreme tension, distance from section centroid to the extreme tension fiber. अगर आप gross cross section ले रहे हैं, neutral axis को contribution of concrete को neglect कर रहे हैं तो आपके पास जो b और h dimension की एक rectangular area बचेगा, ग्रॉस सेक्शन ऑफ कंक्रीट जो बचेगा उसका सेंट्रॉइड तो सिंपली हाफ डेप्थ पे लाई करेगा. लेकिन अगर आपने ट्रांसफॉर्म सेक्शन के थ्रू कैलकुलेशंस कर रहे हैं तो फिर ये जाहिर है आपको पता है थोड़ा सा हाफ यानी h/2 वाला जो लेवल है मिड लेवल से थोड़ा सा नीचे लाई करेगा क्योंकि आपने एडिशनल एरिया जो है वो n-1 AS टाइम्स एरिया आपने नीचे ऐड किया होगा. सो इन ईदर केस यू कैन कैलकुलेट दीज पैरामीटर्स. मॉडुलस ऑफ रप्चर जो जेम्स के वाइट सजेस्ट करता है दैट इज बेस्ड ऑन ACI 19.2.3.1. ये रेफरेंस है कोड का. मॉडुलस ऑफ रप्चर इक्वल टू 7.5 अंडर रूट ऑफ FC प्राइम US कस्टमरी यूनिट्स में और 0.62 अंडर रूट ऑफ FC प्राइम SI यूनिट्स में. सो ये आपके पास ये आप FR की वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस सेक्शन प्रॉपर्टीज ये दो एंटर करेंगे तो आपके पास एम क्रैकिंग आ जाएगा. फाई क्रैकिंग कैसे आ जाएगा? बाय डिवाइडिंग एम क्रैकिंग जो भी आंसर आए डिवाइडेड बाय EC इंटू IG. IG आप पहले कैलकुलेट कर सकें. EC इज द सेकंड मॉडुलस ऑफ कंक्रीट 57,000 अंडर रूट ऑफ FC प्राइम US कस्टमरी में और 4,700 अंडर रूट FC प्राइम SI यूनिट्स में. नाउ मिनिमम रीइंफोर्समेंट. सेकंड मेथड मैंने आई गेस यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. सेकंड मेथड के लिए मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपको रेफरेंस उस आर्टिकल का जो निल्सन की बुक में है. आई एम नॉट श्योर आपके निल्सन की बुक है या नहीं, मैं चेक करता हूँ. अगर मेरे पास सॉफ्ट में पड़ी हुई तो मैं आपसे शेयर कर लूंगा, अदरवाइज मैं आपसे पिक्चर्स शेयर कर लूंगा जो उस आर्टिकल से रेलेवेंट है, फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर लूंगा आपसे. राइट नाउ हम इसी मेथड से जो कैलकुलेट किया इसी को लेके चल रहे हैं. ये जो मेथड 1 हमने लिखा है जो इसी बुक में, इस बुक में जो हुआ है उसको डिस्कस कर लिया है और दूसरा यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है लेकिन मैंने आपको वर्ड्स में ओरली बता दिया है कि सिर्फ फर्क ये होगा कि आप अनक्रैक ट्रांसफॉर्म सेक्शन लें और कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट वे में, अल्टीमेटली सेम रिजल्ट आएगा. उसका अप्रोच उसकी सिंपली ये है कि आप उस केस में यानी उस केस में मैं क्विकली अगर एलैबोरेट कर सकूं लेकिन मेरे पास डायग्राम इस वक्त नहीं है. ये आल्दो स्ट्रेन की डायग्राम है, मैं अगेन कह रहा हूँ ये स्ट्रेन की डायग्राम है लेकिन जहां तक अनक्रैक्ड सेक्शन का ताल्लुक है तो ये स्ट्रेस डायग्राम की शेप भी यही होगी, शेप की बात कर रहा हूँ. तो इस तरह की जो शेप होगी जिसमें आपके पास अभी यहाँ पे स्टील लेवल तक हुआ है लेकिन आपके पास नीचे तक जाएगा अनक्रैक के केस में तो सारे कंक्रीट इफेक्टिव होगी ना, तो यहाँ तक ये आएगा. ये वाली जो स्ट्रेन है बॉटम पे ये एप्सिलॉन आर है. एप्सिलॉन आर से मराद मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय ES मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट. ठीक, अगर आप ये वैल्यू आपको एक नोन वैल्यू होगी बिकॉज FR आपको पता होगा, EC आपको पता है तो आपके पास ये वैल्यू नोन है. और इसके अलावा जो इसका न्यूट्रल एक्सिस है वो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज से आपके पास आ जाएगा. मसलन अगर आपने ट्रांसफॉर्म सेक्शन लिया तब भी आपको ट्रांसफॉर्म सेक्शन का न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ आपको पता होगी, या मे भी ट्रांसफॉर्म सेक्शन लिया हुआ है, क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है जस्ट नेग्लेक्टिंग दिस, तब भी आपको पता है न्यूट्रल एक्सिस मिड डेप्थ पे लाई करेगा तो आपको न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ पता है. ये वाला ऑर्डिनेट पता हो, न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ पता हो तो आप जस्ट इनको ज्वाइन करके ये डायग्राम कंप्लीट कर सकते हैं. तो यहीं से आपके पास ये वैल्यू भी नोन होगी और ये डेप्थ आपको क्यों पता है क्योंकि आपको ये न्यूट्रल एक्सिस की लोकेशन आपको नोन है इन केस ऑफ
uncracked section, whether transformed or untransformed, whether transformed or gross. तो ये डेप्थ पता हो और ये पता हो, तो यही तो एंगल F5 का और क्या है, यही तो है दिस स्ट्रेन. नीचे बॉटम पे बात कर रहा हूँ, बॉटम पे स्ट्रेन और बॉटम तक का डिस्टेंस, या आप इस साइड पे बात करें तो ये स्ट्रेन डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस. एनीवेज ये इस मेथड से भी आप, दूसरा जो मैंने अभी इलैबोरेट किया है फिगर से, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. इन एनी केस मैं आपको जो लेके जा रहा हूँ इससे बड़ी इंपॉर्टेंट एक डिस्कशन है जिसको समझना लाइक वेरी इंपॉर्टेंट है डिजाइन को समझने के लिए. ACI ने एक, ये मेरे ख्याल है हमने शायद सर्विस लोडिंग में भी ये लिमिट अप्लाई की थी. उस वक्त मैंने कहा था कि हम इसको अभी एज इट इज यूज कर रहे हैं. इसकी रीजन क्या है, कहाँ से आता है, ये हम जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे, इस चैप्टर जिसकी मैं बात कर रहा था कि इसमें जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये कहाँ से आता है, मिनिमम रिइंफोर्समेंट की लिमिट क्यों जरूरी है, और इसकी जो इक्वेशन है इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये ऑब्टेन की गई है. ऑल्दो एम्पिरिकल इक्वेशन है लेकिन उसके पीछे एक मैकेनिक्स है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. मिनिमम रिइंफोर्समेंट, इससे पहले मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हम इस स्ट्रेंथ डिजाइन, जिसको आप LRFD मेथड भी कह सकते हैं, इसमें हम डिजाइन करते हैं किस तरह से हैं. ये हमारी बेसिक डिजाइन इक्वेशन है. ये तो आपको लोडिंग से आ जाएगा. ये पार्ट लाइक टेक इट सिंपल. फाई और MN, फाई की अभी डिटेल कैलकुलेशन की बात नहीं हो रही, बट लेकिन ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. MN जो है वो नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी है एट अल्टीमेट स्टेज ऑफ लोडिंग. तो ये कैसे फाइंड होगी अल्टीमेट स्टेज ऑफ लोडिंग. मैं अभी सिर्फ डिटेल कैलकुलेशन में नहीं जा रहा हूँ. अभी हमने डिजाइन या उस कैलकुलेशन वाला स्टेप स्टार्ट नहीं किया है, MN कैसे कैलकुलेट करते हैं. लेकिन डेफिनेटली ये ASFY अगर अंडर रिइंफोर्स सेक्शन और अंडर रिइंफोर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें स्टील यील्डिंग पे पहुंच जाए, स्टील के क्रश ऑन, कंक्रीट के क्रश ऑन से पहले तो जाहिर है T विल बी AS into FY, ये कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय इट्स लीवर आर्म. अब लीवर आर्म जो है वो इस एक्सप्रेशन के बारे में डोंट वरी अबाउट इट, D-A/2 मैंने लिखा है, लेकिन अभी हमने इसको कंप्लीट डिस्कस नहीं किया कि ये एक्सप्रेशन कैसे बनते हैं, लेकिन ये है लीवर आर्म. तो हम इसको इस वक्त एक आसानी के लिए LA यानी लीवर आर्म, और मैंने ब्रैकेट में डाल दिया अल्टीमेट, क्योंकि लीवर आर्म तो वेरी करता रहता है ना जैसे लोडिंग चेंज होती जा रही है. तो हम अल्टीमेट पे जो लीवर आर्म है उसकी बात हो रही है, वही चीज है, उसको मैंने एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर दिया ताकि आप इस वाली सिंबल से बाहर आ जाएं, इसमें आप कंफ्यूज ना हो. सो इस केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ASFY. सिंपली आपने जो है वो ये हमारे पास वो डिजाइन एक्सप्रेशन है. MN की वैल्यू हमने ये लिख ली है. अब अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे यूज कर दें, ये वैल्यू MN की, यानी ये वाली वैल्यू MN की यहाँ पे यूज कर दें, तो एक्सप्रेशन कुछ इस तरह की बन जाएगी. MN की ये वैल्यू आ गई phi और ये MN इक्वल टू और ग्रेटर देन MU. AS विल बी इक्वल टू व्हाट, MU फैक्टर्ड लोडिंग विद बेंडिंग मोमेंट, जो गवर्निंग लोड कॉम्बिनेशन होगा उसकी वजह से, डिवाइडेड बाय ये phi, सॉरी ये मैंने AS यहाँ भी लिख दिया, यहाँ नहीं आएगा AS दोबारा क्योंकि यहाँ पे रह गया AS, FY यहाँ पे, और लीवर आर्म अल्टीमेट ये वाला यहाँ पे आएगा. Now this equation used to calculate the moment of the amount of reinforcement. ये हमारा तरीका होगा स्ट्रेंथ डिजाइन LRFD में. मतलब मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन दिस इज हाउ वी वुड बी, दिस इज द काइंड ऑफ अप्रोच दैट वी विल बी यूजिंग. अब इसमें हम यानी हमारा अगर यहाँ से AS जो हम निकाल लें और वो हम प्रोवाइड कर दें, so this equation this ensures that the section will be able to safely resist the affected moment MU, जो कब डेवलप होगा, अल्टीमेट स्टेज ऑफ लोडिंग के ऊपर. ना अल्टीमेट स्टेज से पहले जो स्टेजेस हैं उनमें भी जो सेक्शन की कैपेसिटी है वो उस वक्त जो लोडिंग लग रही है उससे बड़ी होनी चाहिए ना. हर स्टेज ऑफ लोडिंग के ऊपर जो सेक्शन की कैपेसिटी है वो उसके ऊपर जो लोड लग रहा है उस स्टेज के ऊपर उससे बड़ी होनी चाहिए. व्हाट आई मीन इज कि ये तो अल्टीमेट स्टेज पे होगा ना. अल्टीमेट स्टेज से पहले एक स्टेजेस आएंगे. मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ क्रैकिंग वाले स्टेज के. ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये तो है ना अल्टीमेट स्टेज पे. ये अगर आप अल्टीमेट स्टेज के हिसाब से अल्टीमेट स्टेज की लोडिंग और अल्टीमेट स्टेज पे जो कैपेसिटी है उस हिसाब से बीम सेफ होगा. लेकिन अल्टीमेट स्टेज पे तो पहुंचेगा तभी अगर वो बाकी स्टेजेस को सेफली
go through कर लेगा ना. Before the beam can reach the ultimate stage of loading, it must of course firstly safely get through the initial loading stages. Specifically we are talking about the stage of first cracking, ठीक है, MCR और 5CR वाले स्टेज के ऊपर. Now when a beam section cracks in tension, the crack usually propagates to a point near the centroid of the section, and there is a sudden transfer of tension force from concrete to the reinforcing steel in the tension zone. Unless a minimum amount of reinforcement is present in the tension zone, the beam would fail suddenly. Make sense? कंक्रीट के क्रैक होने से पहले कंक्रीट वाज इफेक्टिव इन टेकिंग टेंसाइल लोड. कंक्रीट और स्टील मिलकर रेजिस्ट कर रहे थे, और लेकिन जैसे ही टेंशन की वजह से एक्सट्रीम फाइबर के ऊपर स्ट्रेस मॉडुलस ऑफ रप्चर पे पहुंचा, तो साथ ही क्रैकिंग स्टार्ट होगी, जो कि ओपन अप होते हुए प्रोपेगेट करते हुए अपवर्ड जाएगी. अब स्टील क्या करना है, स्टील ने बेसिकली करना क्या है कि जो क्रैक ऊपर को ट्रेवल कर रहा है वो ऊपर को ट्रेवल ना करे, उसको वहीं पे रोक दे बाय ब्रिजिंग द क्रैक. यानी जो लोड पहले क्रैक के थ्रू ट्रांसफर हो रहा था, अब वो जो है स्टील उसको टेक केयर करेगा, स्टील उसको लेगा. अगर सम मिनिमम अमाउंट ऑफ स्टील प्रेजेंट नहीं होगा इस स्टेज के ऊपर, तो concrete beam will suddenly fail. To prevent such a brittle failure, the minimum moment strength, जो कि ultimate stage के corresponding moment strength होगा, of course, Mn, this should be equal to or greater than the cracking moment strength for the plain concrete. यानी Mn जो आपके सेक्शन का है अल्टीमेट स्टेज पे नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी, वो बड़ी होनी चाहिए प्लेन कंक्रीट की MCR से, क्रैकिंग मोमेंट से. अगर ऐसा नहीं होगा, यानी अगर ये इस कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी, क्या मतलब, अगर क्रैकिंग मोमेंट प्लेन कंक्रीट की जो क्रैकिंग मोमेंट कैपेसिटी है, जिस मोमेंट पे उसने क्रैक होना है, वो बड़ी वैल्यू हो कंपेयर टू दिस Mn विच इज द अल्टीमेट कैपेसिटी ऑफ द सेक्शन, तो फिर क्या होगा, जैसे ही क्रैकिंग होगी तो ये मोमेंट वैल्यू ऑलरेडी ग्रेटर होगी देन द अल्टीमेट कैपेसिटी, अल्टीमेट नॉमिनल मोमेंट कैपेसिटी. तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही ये वाली वैल्यू पहुंचेगी मोमेंट की, सेक्शन क्रैक हो जाएगा, सॉरी सेक्शन कंप्लीटली फेल हो जाएगा. तो हमने इंश्योर क्या करना है, कम से कम इतनी रिइंफोर्समेंट हो हमारे सेक्शन में कि उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ ग्रेटर हो, उसका Mn ग्रेटर हो प्लेन कंक्रीट के क्रैकिंग मोमेंट स्ट्रेंथ से. अब Mn कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ASFY इंटू लीवर आर्म अल्टीमेट, ये पहले डिस्कस कर लिया. क्रैकिंग मोमेंट ये पहले डिस्कस कर लिया. ऐसे नाउ स्टार्ट पुटिंग सम नोन वैल्यूज. FCR कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ दिस फार्मूला, पहले डिस्कस हो गया. अब ये कैलकुलेशन में यूएस कस्टमरी में कर रहा हूँ. SI में सिर्फ ये फर्क होगा कि आपके पास ये 0.62 अंडर रूट FC प्राइम लिखा हुआ होगा, और आप जो ACI 318 का SI वर्जन है, फिर उस हिसाब से आप उसी को देख रहे होंगे. अब हम इस फिलहाल यूएस कस्टमरी में वर्क कर रहे हैं. FCR की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं. IG की वैल्यू अगर हम ट्रांसफॉर्म ना करें तो हम BH3/12 पुट कर सकते हैं. IG की वैल्यू ग्रॉस सेक्शन, इग्नोरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ रेनफोर्समेंट. YT H/T हो जाएगा अगर हम रेनफोर्समेंट की कंट्रीब्यूशन को इग्नोर करते हैं, तो सेंट्रॉइड विल बी एट मिड हाइट. ASFY लीवर आर्म अल्टीमेट, ये एज इट इज लिखा, और FCR, IG और YT इन तीनों की वैल्यूज पुट कर दी हैं और इसको सिंप्लीफाई कर दिया. 7.5 अंडर रूट ऑफ FC प्राइम ये ऐसे ही लिख दिया. BH3/12 डिवाइडेड बाय H/2, ये ऊपर आके 2/H होके BH2/6 रह जाएगा. नाउ फॉर टिपिकल बीम्स, lever arm at the ultimate stage is approximately 95% of D, and H/D for typical beams is 1.1, so we can write H equal to 1.1 D. So lever arm को भी हम D की फॉर्म में और H को भी D की फॉर्म में अगर लिखें. इसका रेफरेंस है वो डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर निल्सन, पेज 88 आप देखेंगे तो आपको
ये डिस्कशन भी मिल जाएगी और उसके अंदर ये जो मैं ये लिख रहा हूँ ये भी आपको मिल जाएगा। ये नेल्सन की बुक से मैं उठा रहा हूँ। ASFY एज इट इज लिखा, लीवर आर्म अल्टीमेट की जगह ये वैल्यू पुट कर दी, जहाँ लीवर आर्म वो 0.95 और ये एज इट इज 7.5 प्राइम और BH स्क्वायर बाय 6 में B और 6 तो एज इट इज हैं, लेकिन H की जगह 1.1 D होल स्क्वायर। नाउ AS अगर हम सेपरेट कर दें इसमें, इट कैन बी we can write AS should be equal to or greater than 1.59 under root of FC prime over FY into BT. So AS minimum theoretical में क्यों कह रहा हूँ कि हमने ये कोड की वैल्यू नहीं है AS minimum की, ये कोड की ये वैल्यू नहीं है, लेकिन इसी के ऊपर वो derived है। So हमने AS minimum theoretical इसलिए इसको कहा है 1.59 अंडर रूट ऑफ FC प्राइम और FY into BT। अब हम कोड की वैल्यू देखिएगा, कोड की वैल्यू ये जो है आपका SI वाला, ये SI 31 ये ACI 318 SI यूनिट्स वाला है, और ये दोनों पेजेस में अभी US कस्टमरी की बात कर रहा था। तो US कस्टमरी इन्फोर्समेंट लिमिट्स ये मैं ACI से आपको दिखा रहा हूँ। ये इक्वेशन है, AS minimum should be the greater of A and B, इनमें से जो ग्रेटर वैल्यू हो। 1.59 की जगह क्या नजर आ रहा है आपको? 3। बाकी एक्सप्रेशन उसी तरह से विद द डिफरेंस के B को BW से रिप्रेजेंट कर दिया। W मींस ये वेब ऑफ विड्थ ऑफ द वेब की बात हो रही है। 3 आ गया 1.59 की जगह। ये कैसे आ सकता था 3? अगर हम ये रिक्वायरमेंट रखते कि जो मोमेंट कैपेसिटी अल्टीमेट स्टेज है वो एटलीस्ट 2 टाइम्स, तकरीबन 2 टाइम्स अगर हम इसको ले लेते तो हमारे पास जो आंसर आना था AS का वो 3 टाइम्स ये वाली एक्सप्रेशन 1.59 की जगह तकरीबन 3 आ जाता, क्योंकि ये डबल होता तो ये फाइनल आंसर भी हमारे पास डबल आ जाता AS का। सो ACI की इक्वेशन इस तरह से डिराइव की गई है। तो इस तरह से आप जो कोड की इक्वेशन है उस तक पहुंच सकते हैं कि वो इक्वेशन किस तरह से बनाई गई है। ये मैंने वर्किंग की है US कस्टमरी सिस्टम में। तो मेरे पास जो हमारे पास US कस्टमरी का स्टैंडर्ड है, ये US कस्टमरी के पेजेस मैंने लगाए हैं 2। ये इन्फोर्समेंट लिमिट्स, ये US कस्टमरी के करस्पॉन्डिंग रिजल्ट है, ये वाला रिजल्ट आया है। जहाँ तक ये दूसरे रिजल्ट का ताल्लुक है, ये मिनिमम रिइंफोर्समेंट ये जो लगाई गई है, ये जो है आपको इसकी तरफ मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में, इसको डिस्कस करने लगे। दिस इज द ACI इक्वेशन फॉर इन US customer units. This value is nearly twice the theoretical value of AS minimum calculated based on setting MN equal to MCR. It appears that ACI equation for AS minimum is based on setting MN equal to almost 2 times MCR, the value of BW. Now this is another point. Rectangular beam के केस में you have simply B and BW are one and the same thing because there is only one B. But in case of flanged sections, जिस तरह का ये sections कुछ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किए, ये तो rectangular beam है, लेकिन फ्लैंग सेक्शन जो टी बीम जिसके अंदर आता है तो उसमें डिफरेंट बिहेवियर होता है। इसका अगर फ्लैंज कंप्रेशन में हो और अगर फ्लैंज टेंशन में हो, दोनों केसेस में डिफरेंट बिहेवियर होता है। अब ये टी बीम बिहेवियर हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया है। इसको समझने के लिए पहले हम आपको टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसको समझने के लिए, द वैल्यू ऑफ BW इन अबव इक्वेशन इज पुट इक्वल टू लेसर ऑफ दिस एंड दिस टू BW एंड BF फॉर डिटरमिनेंट बीम्स विद फ्लैंज इन टेंशन। इसको चलिए छोड़े, मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ कि ये जो हम रिक्वायरमेंट कह रहे हैं कि ये हमारे पास हमारे सेक्शन का MN MCR से ग्रेटर हो।